तस्वीरों में गांव का दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। दरअसल ये गांव है मूर्ति कला केंद्र कहे जाने वाला गांव, माटी कला केंद्र कहा जाने वाला गांव थनोद। जितने भी मेरा कस्टमर है वो परमानेंट है, जो जिसको बना कर देता हूँ ना वो कस्टमर बिल्कुल मतलब उसको बना के देता हूँ। जैसे कि हमारा उड़ीसा हो गया, हमारा है ना महाराष्ट्र हो गया, और इधर मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में दूरी के नाम से कटघोरा हो गया, और तुम्हारा झारखंड। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। तस्वीरों में गांव का दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। दरअसल ये गांव है मूर्ति कला केंद्र कहे जाने वाला गांव, माटी कला केंद्र कहा जाने वाला गांव थनोद है। पूरे देश में थनोद गांव की चर्चा मूर्ति कला से होती है, यहाँ की माटी से होती है, और माटी से बनने वाली प्रतिमाओं को लेकर के पूरे देश में चर्चा होती है। और यहाँ की मूर्तियाँ अलग अलग प्रदेशों में जाती है, चाहे वो गणपति बप्पा की प्रतिमा हो, माँ दुर्गा की प्रतिमा हो, भव्य रूप से प्रतिमा बनती है। और इस गांव से प्रतिमाएं अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में जाती है। आपको लिए चलेंगे गांव के अंदर, तस्वीरें दिखाएंगे किस प्रकार से प्रतिमाएं जो है बनना शुरू हो चुकी है, और प्रतिमाएं बनने में कितना समय लगता है, क्या कुछ संसाधन लगते हैं, क्या कुछ रॉ मटेरियल लगते हैं, तमाम चीज़ों को लेकर चलेंगे आपको गांव के अंदर और दिखाएंगे। और जो यहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ परंपराएं इस गांव की, कितने सालों से प्रतिमाएं बनाने का काम यहाँ पर चल रहा है, और क्या कुछ सरकार के द्वारा उनको सहयोग अब तक मिला है, और किस रूप में तमाम चीज़ें जो है वो यहाँ पर पिछले कई दशकों से होते आ रही है। तो बिल्कुल आपको लिए चलते हैं राधे श्याम चक्रधारी, जो प्रदेश के सबसे बड़े मूर्तिकार कहे जाते हैं, थनोद गांव के रहने वाले, उनके यहाँ ले चलेंगे और दिखाएंगे किस प्रकार से जो वर्कशॉप है, कैसे काम हो रहा है, और क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर बन रही है। तो बिल्कुल बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राधे श्याम पे मौजूद है, और आपको राधे श्याम जी से मिलवाते हैं। हालांकि इनको अमूमन लोग जानते हैं क्योंकि बड़ी बड़ी जो प्रतिमाएं होती, गणेश भगवान की, माँ दुर्गा की प्रतिमाएं होती, इन्हीं के यहाँ से अलग अलग राज्यों में जो है भेजी जाती है। भैया ये बताइए, लोग अमूमन आपके बारे में तो आप जानते ही हैं कि बड़ी बड़ी प्रतिमाएं आप भेजते हैं यहाँ से, नहीं एमपी हो गया, उड़ीसा हो गया, महाराष्ट्र हो गया। इस बार जो मूर्ति प्रतिमाएं जो बना रहे हैं, कहाँ कहाँ से ऑर्डर मिला इस बार? ऐसे जितने भी मेरा कस्टमर है वो परमानेंट है, जो जिसको बना कर देता हूँ ना वो कस्टमर बिल्कुल मतलब उसको बना के देता हूँ। जैसे कि हमारा उड़ीसा हो गया, हमारा है ना महाराष्ट्र हो गया, और इधर मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में दूरी के नाम से कटघोरा हो गया, और तुम्हारा झारखंड। तो ये सब आसपास में मतलब जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के नज़दीकी प्रदेश है वहाँ बिल्कुल इच्छा रखते हैं। लेकिन मैं ये एकाध मूर्ति बिल्कुल मतलब उस एक एक प्रदेश में देने का मतलब प्रयास करता हूँ, इसलिए कि मैं 25 से 30 मूर्ति खुद ही बनाता हूँ। अगर ज़्यादा मूर्ति दे पाऊँगा तो अपने छत्तीसगढ़ के जितने भी पुजारी है, हमारे मंडल वाले भाइयों को मैं खुश नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मतलब बहुत कम मतलब मूर्ति अब बाहर भेजना शुरू कर दिया हूँ। अच्छा, ये बताइए थोड़ा सा परिवार के बारे में भी बता दीजिए। मतलब ये जो शुरुआत है वो कैसे हुई, मतलब थोड़ा सा बता दीजिए। शुरुआत तो ऐसे है कि मेरा जो दादा था बृजलाल चक्रधारी है ना, वो मेरा दादा ने इस काम को चालू किया था, और छोटे रूप में किए थे कि उनको खुद ही पता नहीं था कि इतना भव्य रूप में मतलब ये कलाकारी बढ़ जाएंगे ऐसे करके। और इस कलाकारी को बहुत आगे बढ़ाने में मेरा चाचा श्री बालम सिंह चक्रधारी का जो उद्यम किए यहाँ कलाकारी को बहुत ही ज़्यादा विशाल रूप में, तो वो बहुत ही मतलब सराहनीय है हमारे चाचा जी के लिए, पूरे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे गांव के लिए, कि बालम चक्रधारी ने जो हमारे इस युवा पीढ़ी को सिखलाया और सिखलाकर उसको मतलब रोजी रोटी का मतलब एक जीविका दिया, अपने परिवार को पार रहा है। ये बहुत ही मतलब एक आशीर्वाद का रूप है हमारे चाचा जी का।
और उस आशीर्वाद हमारे छत्तीसगढ़ के ऐसा नहीं कुंभकार जाति को ही नहीं, अन्य कास्ट को भी, अन्य जाति को भी मिल रहा है। और ऐसा हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई नहीं है कि बालम जी को मतलब तहे दिल से प्रणाम करता हूँ मेरे गुरु जी को। और वो ऐसा इंसान है जो हमारे छत्तीसगढ़ के नाम को पूरा भारत का पूरा विश्व में मतलब जागृत कर दिए थनौत के नाम को। इसके लिए मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ गुरु जी को। कितने गांव में कितने घर होंगे और घर में कितने लोग होंगे जो मूर्ति कला से जुड़े हुए हैं, और कितनी प्रतिमाएं, मतलब गणेश पक्ष की बात करें या दुर्गा पक्ष की बात करें, कितनी प्रतिमाएं जाती हैं यहाँ से? हमारे गांव में लगभग ऐसे 50 से 60 घर का जैसे कुंभकार समाज के, जिसमें अन्य समाज भी बनाते हैं। और आज बहुत अच्छा हमको सहयोग मिला शासन प्रशासन की तरफ से कि हमारे अंजोरा चौकी प्रभारी ने अपने चौकी में बुलाए थे पूरे मूर्तिकार को, और ये क्या बोलते हैं कि मीटिंग ली है। जहाँ जहाँ अगर दंगा होता है, जहाँ जहाँ अगर गड्ढा होता है, जहाँ जहाँ अगर परेशानी आता है, उस जगह को सुधारेंगे। और जहाँ दंगा होता है उस दंगई के जगह में हमारे स्टाफ को बिठा कर रखेंगे करके। और वो इसने एक बहुत बढ़िया बात की है हमारे चौकी प्रभारी सोनी जी ने कि ये हर मूर्तिकार को कितने पार्टी का मूर्ति बना रहे हो और किस किस पार्टी का है और कहाँ कहाँ से है, इसका बिल्कुल विवरण मांगा है। तो उस चीज़ को हम लोग देंगे। हम पूरे मूर्तिकार भाई लोग इकट्ठा होकर उस बात को अमल किए हैं और उनके बात पर हम लोग बहुत ही खुश हुए हैं। और पहली ऐसे चौकी प्रभारी है जो हमारे इस थनौत को मूर्तिकार भाइयों के प्रति मतलब ध्यान दिए हैं। हम उनको बहुत बहुत मतलब धन्यवाद देते हैं, आभारी है पूरे मूर्तिकार संघ। और वो हमारे लिए सोचे हैं तो हम बिल्कुल उनके हिसाब से ही अपना कार्य करेंगे, काम करेंगे। और हम जितने भी मंडल आएंगे भाई उसको समझाएंगे। तो ये बताइए राधेश्याम जी, जब शुरुआत हुई थी, आपके चाचा ने शुरुआत की, उसके बाद जब आपके कंधों पे बागडोर आया, उस समय की स्थिति परिस्थिति क्या थी और अब कैसी स्थिति बदली है? आपने जो बात जो पूछे मेरे से, उस समय का बात एक ऐसा था कि हम इसको एक अपने जीविका चलाने के माध्यम से इस काम को चालू किए। उस ज़माने में ऐसा था कि कोई चीज़ का सुविधा नहीं था, ना अपने पास कटर था, ना आरा मशीन था, ना कुछ था। एक ऐसा था कि हाथ के ही कटिंग करने से और ऐसा बनाने से मतलब पाटा बनाते थे। और इतना मशीन के जरिए से नहीं मतलब कोई चीज़ होता था, लेकिन वो हाथ करने से होता था। लेकिन आज क्या तो ऐसा हो गया है ज़माना कि हर चीज़ मशीन से हो गया, हर चीज़ मतलब उपलब्ध हो गया है मार्केट में। और उपलब्ध होने के कारण मतलब हर मूर्तिकार को बड़ा सुविधा हो रहा है। तो इस चीज़ का बहुत ही मतलब मूर्तिकारों को सुविधा मिलने से बहुत आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है ना। और उस ज़माने में हमारे दादाजी लोग जो बनाते थे तो उसको अपने पेट रोजी के हिसाब से मतलब काम चालू किए थे। लेकिन आज हमारे ये काम बिजनेस के रूप में बढ़ गया है। और हम अपने साथ साथ मतलब एक काम करते थे, लेकिन आज हजारों आदमी को सिखलाकर मतलब सैकड़ों आदमी को काम में रखकर मतलब हम उसको काम देते हैं और उनका जीवन यापन करवाते हैं। उनका बाल बच्चे को मतलब हमारे मूर्ति कला के माध्यम से रोटी जीवन यापन हो जाता है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो देश के पीएम सपना देख रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, तो आप भी आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे बढ़ चुके हैं। जरूर। मैं हमारे पीएम जी का, मोदी जी का मतलब मैं वो प्रणाम करता हूँ उसको, कि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब जो ये निर्देश दिया है, मतलब उसका मतलब वो आदेश है, उनके हम रास्ते में चलेंगे तो जरूर हमें मतलब अपना मतलब जीविका, अपना जो मतलब ये है गरीबी है ना, वो दूर हो जाएंगे। क्योंकि हम अगर दूसरे के भरोसे में रहेंगे तो हम बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आत्मनिर्भर होंगे तो हमारे पास बिजनेस होंगे, हमारे पास काम होंगे, तो हम 10 आदमी को काम में रख सकते हैं। अगर हम सरकारी जॉब में जाते हैं तो सरकारी जॉब में हम अकेले फंस जाएंगे। लेकिन जैसे ही पढ़ा लिखा नौजवान है उसको सरकारी जॉब मिलना चाहिए। और जैसे कि जो न कम पढ़ा लिखा वो उसको आत्मनिर्भर होकर हमारे देश में जो मोदी जी बोले हैं उसका मतलब पालन करना चाहिए। तो आपके यहाँ कितने स्टाफ है, अभी कितने लोग काम कर रहे हैं? मेरे पास ऐसे 50 से 60 लड़का है इधर उधर करके। अभी 25 लड़का यहाँ कर रहा है और 25-30 लड़का मतलब बाहर में कर रहा है, मतलब जहाँ मतलब साइड है वहाँ।
और बरसात में थोड़ा काम बंद हो जाता है तो इसी में लगा देता हूँ लड़के लोगों को, और इसी से जीवन यापन कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियों के ऑर्डर इस बार मिले हैं? ऐसे हमारे थनौत से और हमारे सिटी से 20 फीट से ऊपर की मूर्ति नहीं निकल पाती है, जिसमें 20 फीट में भी उसको हम पार्ट्स करके देते हैं, उसको मतलब अलग से निकाल के देते हैं, फिर वहाँ जाके फिट कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे जो अंडर ब्रिज रहता है 17 फीट 18 फीट रहते हैं, गाड़ी में बैठने के बाद उनका ऊंचाई ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए उनका मतलब जो ऊंचाई है 16-17 फीट के अंदर रखते हैं, और बाकी पार्ट्स को हम पार्टी वाले को दे देते हैं, वहाँ जाने के बाद फिट कर लेते हैं। मतलब शुरू से और अब बहुत सारा परिवर्तन आ गया आप लोगों की लाइफ में, कह सकते हैं। ये तो बिल्कुल आपका कहना जायज़ है कि पहले का लाइफ स्टाइल अलग था, अब आपका लाइफ स्टाइल अलग है, काम करने का तरीका अलग है, मशीन का ज़माना आ गया, हर चीज़ मशीन से करते हैं, पहले हाथ से करते थे, उसमें मतलब थोड़ा सा मतलब साफ़ सफाई कम रहते थे। अब मशीन के ज़माने आने से मतलब साफ़ सफाई और सुविधा बहुत हो गया है, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ से हम लोग परेशान हैं कि पूरे मूर्तिकार भाई लोग कि हमारे जो जितने भी मटेरियल है वो महंगा हो गया है, और उसको बोलते हैं कि महंगा का मतलब ये हो गया 2 गुना हो गया है, 2 गुना मतलब महंगा हो चुका है, तो इसमें मतलब बहुत परेशान है। और ऐसे कई मूर्तिकार लोग हताश होकर मतलब कि इस काम को करे या ना करे, क्या करे, लेकिन मजबूर है, बंद गए हैं, क्या करेंगे, इसके सिवा तो कुछ काम कर ही नहीं सकता। जैसे कि मैं आने वाला साल से मतलब बड़ा मूर्ति बनाने का इच्छा नहीं रखा हूँ, मतलब मूर्ति गणेश जी का मतलब छोटा ही मूर्ति बना पाऊँगा मैं, बड़ा मूर्ति नहीं बना पाऊँगा। कारण ये है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ मतलब मैं गाइड ही कर सकता हूँ, बड़ा मूर्ति नहीं बना सकता। मैं इस बात को मीडिया के माध्यम से ऐसे कई बाइट में दे चुका हूँ, लेकिन अब हिम्मत नहीं होता मेरा बड़ा मूर्ति बनाने का। और मूर्ति बनाना तो बंद नहीं करूँगा, लेकिन माता रानी का मूर्ति बनेगा रेगुलर। लेकिन गणेश जी का जो बड़ा प्रतिमा होता है, हेवी प्रतिमा होता है, उसमें चढ़ने उतरने में, काम करने में मुझे बहुत ही तकलीफ होता है, इसलिए थोड़ा से छोटा ही प्रतिमा बनाऊंगा, बड़ा प्रतिमा नहीं बना। मतलब प्रतिमाएं बनना बंद नहीं होगा, बस बड़ी प्रतिमाएं बंद हो जाएगी। बंद कर ये बताइए, एक प्रतिमा को बनने में कितना समय लगता है और क्या क्या मटेरियल्स उस दौरान यूज होता है? देखिए, हमारे बप्पा जी को तैयार करने में, माता रानी को तैयार करने में ऐसा कोई हमारे धरती का चीज़ नहीं है जो नहीं लगता होगा। जैसे कि मिट्टी लगता है ना, और पैरा लगता है, लकड़ी लगता है, कीला लगता है, तार लगता है, और रुई लगता है, कपड़ा लगता है ना, और इसमें कलर लगता है, नग लगता है। ऐसा मतलब हम उसको गिनती करके बता भी नहीं सकते कि कितना सारा चीज़ उसको मतलब मिक्स करके हम उस मूर्ति को तैयार करते हैं, और 9 दिन के बाद और 11 दिन के बाद हम उसको विसर्जन करते हैं। तो मैं यही मतलब संदेश देना चाहता हूँ कि हर पार्टियों को, हर मतलब मंडल को, कि मूर्तियाँ इतना बड़ा बनवाओ, और मूर्तियों का इतना अच्छा सेवा करने के बाद हम विसर्जन करते हैं तो उसको क्रेन से गिरा देते हैं या तो पुलिया से ढकेल देते हैं, तो उसको सुंदर रूप से हमारे बप्पा जी को जब वो विसर्जन होना चाहिए, और व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। हाँ, व्यवस्थित तरीके से होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वो जो माता रानी विसर्जन करते हैं तुरंत उसका मतलब साड़ी खींच लेते हैं, नोच लेते हैं, निकाल लेते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। और जैसे कि गणेश जी विसर्जन करते हैं तो पितृपक्ष में विसर्जन करते हैं, तो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से नहीं करना नहीं करना चाहिए पितृपक्ष में, मेरे हिसाब से। मतलब उसको मतलब जैसे ही चाहिए, हवन समय में ही कर देना चाहिए। हवन होते हैं और हवन के बाद उसको विसर्जन कर देना चाहिए, बाजा के मतलब तलाश में नहीं रहना चाहिए। आजकल लोग बाजा की तलाश में रहते हैं। बाजा तो मिल जाते, भाई लोग का भी ये है, जीविका रहता का है कि हाँ, साधन है, लेकिन उनका भी लगाओ, लेकिन उसको मतलब थोड़ा से तय समय में सब नियम कुछ होना धर्म से चाहिए। कर लो, ऐसा है। तो बिल्कुल राधे श्याम चक्रधारी जी को आपने सुना और बताया कि किस प्रकार से जब बप्पा की और माता जी की प्रतिमाएं बनना स्टार्ट होती तो क्या क्या मटेरियल लगते हैं और कितना मेहनत लगता है उन प्रतिमाओं को तैयार करने में और भव्य रूप से बनाने में। तमाम चीज़ों को लेकर के राधे श्याम जी ने विस्तार से बताया, कब ये परंपरा शुरू हुई इस गांव में और इस गांव को कब मूर्ति कला केंद्र के नाम से पूरे प्रदेश में और देश में जाना जाने लगा। तमाम चीज़ों को लेकर के इन्होंने बताया, शुरू से लेकर के अब तक की कहानी बताई। एक आदमी से शुरू हुआ कारवां आज 50 घरों तक जा पहुंचा और 50 घरों से कम 500 लोग जो हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मूर्ति कला केंद्र से इस गांव के लोग जुड़े हुए हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जाए जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।
धन्यवाद।